जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम तैयारी करने वाले हैं प्रयोगशाला परिचारक, जो छत्तीसगढ़ के द्वारा हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के द्वारा एक वैकेंसी जारी की गई है। इसमें टोटल 840 पद हैं, जिसमें प्रयोगशाला परिचारक के 430 पद हैं, स्वीपर और भृत्य है, उसके बाद फिर वॉचमैन है। इस प्रकार आपको 880 पद देखने को मिलेंगे। इसमें सभी में आपको एग्जाम दिलाने हैं। जो प्रयोगशाला परिचारक का जो सिलेबस है वो थोड़ा अलग है बाकियों से। इसमें आपको विज्ञान के कक्षा 6 से लेके 10 तक, कक्षा 6 से लेके 10 तक 60 नंबर के साइंस के प्रश्न पूछे जाएंगे, है ना। सिलेबस में लिखा है कि 9th और 10th, लेकिन कभी भी 9th और 10th से प्रश्न नहीं आएगा, बाकी क्लासेस से भी प्रश्न आएंगे। क्यों? क्योंकि बाकी जो क्लासेस हैं वो उनका बेस है। केवल 9th और 10th आप डायरेक्ट पढ़ के देखो। जो अभी अभी पास हुआ है या फिर जो पीएससी व्यापक की तैयारी कर रहा है उसके लिए कोई भारी बात नहीं है साइंस का 9th और 10th पढ़ना। लेकिन जो लोग फ्रेशर हैं उनको शुरू से पढ़ना ज़्यादा उचित है। जैसे क्लास 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया। क्लास 6 में बेसिकली बातें रहेंगी, केवल डेफिनेशन रहता है, लेकिन जानना बहुत आवश्यक है। इसलिए हम क्लास 6 से लेके स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें हम क्लास 6, 7, 8, 9, 10 तक करेंगे। उसके बाद एनसीईआरटी, फिर उसके बाद स्पेशल फिजिक्स, स्पेशल रसायन और स्पेशल जो जीव विज्ञान है, जंतु और पदार्थ विज्ञान, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। साथ में उसके बाद पूरा कंप्लीट होने के बाद जैसे एग्जाम का डेट डिक्लेयर हो जाएगा तो पिछले 10 साल में जो साइंस के लगभग 1500 प्रश्न पूछे गए हैं विज्ञान, व्यापम और पीएससी से, उसको भी हम कवर करेंगे। चलिए आज क्लास शुरू करते हैं। आज का हमारा क्लास है क्लास 6 विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पाठ 3 पदार्थ की प्रकृति। हम इस चैप्टर में पदार्थ का क्या गुण है, कैसा है, ये सब पढ़ेंगे। जो लोग अभी अभी पढ़ के पास हुए हैं उनको ये लग सकता है कि ये सब बोरिंग बातें हैं, क्योंकि वो अभी पढ़ के आए हैं। लेकिन जो पुराने जो लोग पहले से पढ़े हैं उनके लिए थोड़ा ये चीज नया हो सकता है ना। तो चलिए हम शुरू करते हैं। और इसमें केवल डेफिनेशन वाला पार्ट रहेगा, बाकी न्यूमेरिकल पार्ट आपको इस चैप्टर में देखने को नहीं मिलेंगे। पदार्थ की प्रकृति समझते हैं कि पदार्थ के गुण क्या होते हैं। हम जो भी हेडिंग हुआ उसको मूल रूप से पढ़ते जाएंगे। विभिन्न वस्तुएं किनसे बनती है, जैसे हम देखते हैं कि कुर्सी प्लास्टिक लोहा, है ना, प्लास्टिक या लोहे की बनी होती है। आप जानते हैं कि कुर्सी प्लास्टिक लकड़ी या फिर लोहे की बनी होती है। यहाँ कुर्सी एक वस्तु है, याद रखिएगा, है ना। कुर्सी एक वस्तु है और प्लास्टिक लकड़ी और लोहा को हम पदार्थ कहेंगे। क्योंकि कुर्सी एक वस्तु इसलिए क्यों है, क्योंकि एक उत्पाद है ना। बाकी चीजों से मिलाकर वस्तु इस कुर्सी को बनाया गया, इसलिए एक उत्पाद है। लेकिन प्लास्टिक, लोहा और लकड़ी ये हमारे उत्पाद ना होकर पदार्थ हैं, पदार्थ का मूल रूप है। और इसी पदार्थ का मूल रूप कर अपना अलग अलग गुण, अलग अलग प्रॉपर्टी होती है, जिसको हम इस क्लास में समझेंगे। इस उदाहरण में हमने देखा कि वस्तुएं किसी एक पदार्थ से बनी होती है। देखिए, वस्तुएं मतलब लकड़ी, लोहा और प्लास्टिक, ये किसी एक पदार्थ से बनी होती है ना। किंतु यह आवश्यक नहीं है कि वस्तुएं एक ही पदार्थ की बनी हो, अनेक पदार्थों से भी बना हो सकता है। ये एक से अधिक पदार्थों से बनाई जा सकती है। जैसे घर घर बनाने के लिए हम सीमेंट, रेत आदि का उपयोग करते हैं। अब हम सबसे पहले देखेंगे एक जो पदार्थ का गुण के बारे में चर्चा करेंगे। आपको कुछ क्रियाकलाप लिखने हैं। पत्थर के टुकड़े को टेबल पर रखिए, ठीक है, वह उसी जगह स्थिर रहती है, उसके आकार में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता। इसका अर्थात ये है कि ठोस का एक निश्चित आकार होता है। कोई पत्थर रखिए, उसको टेबल पर रखिए, उसका आकार आपको परिवर्तन देखने को नहीं मिलेगा। अब एक गिलास लीजिए, गिलास में पानी लेकर क्रमशः विभिन्न आकार के बर्तनों में डालिए। विभिन्न आकार मतलब कोई चौड़ा, कोई तो लंबा, कोई अन्य अन्य साइज का, इस प्रकार कोई गोल। तो आप बर्तन में द्रव को डालते जाइए। आप देखेंगे कि ठोस की अपेक्षा द्रव जिस बर्तन में उसको डाला जाएगा वो उसी आकार में ढल जाएगा, ठीक है। और यदि हम पानी को नीचे उड़ेल लेते हैं या नीचे बहा देते हैं तो वो बह जाता है, उसकी अवस्था, सॉरी, उसकी जो आकार है वो फिर से चेंज हो गई। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि द्रव का जो आकार है वो परिवर्तनशील है। और वह क्या है, बर्तन या फिर उसको रखने के पात्र के अनुसार वे चेंज होते रहते हैं। सेम गैस का भी आकार द्रव के समान है। आप गैस को यदि गिलास में रखोगे, गंजी में रखोगे या फिर सिलेंडर में रखोगे, जिसमें भी रखोगे, गैस उसी आकार को ग्रहण कर लेगा। अब हम एक और एक्सपेरिमेंट देखेंगे कि क्या ठोस, द्रव और गैस स्थान घेरते हैं। स्थान घेरते का मतलब जब भी आप उसको किसी चीज में रखोगे, जैसे
यदि हमने ठोस को एक टेबल के ऊपर रख दिया, है ना, मान लेते मैंने एक टेबल बना दिया और ठोस को यहाँ रख दिया, तो ये टेबल के इतने जगह को एक्वायर करके रख लिया, ये इतना जगह घेर लिया। ठीक है, अब हम किसी अन्य वस्तु पर इसको ट्राई करते हैं। जैसे बस्ते में आप किताबें रखते हैं तो किताबें आपकी बस्ते की जगह ले लेती है। बाल्टी में रखा पानी बाल्टी के अंदर के स्थान ले लेती है। अतः हम कह सकते हैं कि ठोस और द्रव जो है स्थान घेरते हैं। ये तो हमको स्पष्ट रूप से दिख रहा है। अब हम कुछ बातें गैस के रूप में करते हैं, है ना, गैस या फिर हवा के बारे में बात करते हैं। इसके लिए एक क्रियाकलाप करना पड़ेगा। ध्यान से सुनिएगा, आपको एक ही बार में सब कुछ समझ में आ जाएगा। एक गहरा बर्तन या बाल्टी लेकर उसे पानी से पूरा भरिए। अब कांच या प्लास्टिक की खाली चौड़े मुंह वाली बर्तन को पानी से बर्तन में डुबो दें। जब उस बोतल में पूरा पानी भर जाए तब उस बोतल के भीतर ही उल्टा कर धीरे धीरे पानी से बाहर निकालें। बोतल का मुंह पानी के भीतर ही रहे, ध्यान रखना है। ध्यान रहे कि बोतल पूरी तरह पानी में डूबा है। अब एक रबर की पतली नली लीजिए और उसको एक उसी सिरे पर, है ना, जिस बॉटल के सिरे पर, है ना, जिस बॉटल का आपने पानी में डुबाया था उस बॉटल के सिरे पर आपको लगाना है। उसके बाद जैसे चित्र में दिख रहा है, मुंह में रखी रबर की नली के सिरे से धीरे धीरे हवा फूके, जिससे हवा का बुलबुला के रूप में बोतल में प्रवेश करती है और बोतल में पानी का तल हवा द्वारा स्थान घेरने के कारण नीचे उतरता है। अब ये देखिए, ये लास्ट स्थान पढ़िए गए, निष्कर्ष होता है कि हवा स्थान घेरती है। अब ये तो रहा पुस्तकीय ज्ञान। अब मैं आपको बताता हूँ करना क्या है। एक बाल्टी ले लिए, ठीक है, पहला स्थान हमने बाल्टी ले लिया। बाल्टी लेने के बाद एक छोटा मुंह वाले बॉटल को पूरे पानी में डाला। जब बॉटल में पूरा पानी भर जाएगा तो उस बॉटल को धीरे धीरे ऊपर उठाइए यहाँ तक, है ना। ध्यान रहे कि पूरे बॉटल में पानी होनी चाहिए, ठीक है। अब क्या, अब देखिए पूरा बॉटल पानी से भरा हुआ है। अब एक रबर की कॉर्क लीजिए या फिर पतली पाइप लीजिए, उसको इस बॉटल के मुंह में डालिए, ठीक है, मुंह में डाल दीजिए। अब अपने मुंह से इस बॉटल में हवा भरिए। जैसे जैसे आप हवा भरेंगे हवा इस बोतल में आती जाएगी और हवा के स्थान घेरने की वजह से ये देखिए, जो बोतल का पानी पहले उसके ऊपर तक था, है ना, बॉटल के पेंदी तक था, वो नीचे आते जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ हवा का दबाव आ गया, हवा स्थान घेर रही है, इसलिए पानी नीचे उतर रहा है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि हवा भी स्थान घेरती है। याद रखिएगा। क्या ठोस, द्रव और गैसों में भार होता है? अब देखना है कि क्या ठोस भार होता है। ठोस तो जरूर भार होता है। आप किसी भी ठोस चीज को उठा लिए भार होता है। द्रव में भी यही कंडीशन है कि जैसे हम पानी से भरा बाल्टी उठाएंगे तो हमको लगेगा भारी लगेगा, है ना। तो ठोस और द्रव तो भारी होता है, ये तो हमको पता है। अब हम गैस के लिए एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक्सपेरिमेंट में क्या करना है, अब मैं पढ़ नहीं रहा हूँ, सीधा बता रहा हूँ, ठीक है। एक दो गुब्बारा लीजिए, ठीक है, बीच में जैसे हम क्या बोलते हैं इसको, तुला मतलब तराजू। दोनों गुब्बारे में बराबर हवा भर के आप इसको लटका दीजिए। यदि दोनों में बराबर हवा है तो ये जो तराजू है वो क्या रहेगा, बैलेंस रहेगा। अब धीरे धीरे एक गुब्बारे से आप हवा निकालते जाइए या फिर निकाल दीजिए। तब क्या होगा, एक साइड जिसमें हवा नहीं निकला है वो गुब्बारा साइड नीचे झुकते जाएगा और अगला साइड ऊपर उठते रहेगा। इसका मतलब ये है कि जिसमें भार होता है वो झुकता है और इसमें भार नहीं होता है या फिर अपेक्षाकृत कम भार रहता है वो ऊपर की ओर उठ जाता है। इससे यह साबित होता है कि गैसों में भी भारीपन होती है, गैसों में भी वजन होता है। अब ये देख लीजिए, अब तीनों चीज के हम कुछ गुणों पर चर्चा करेंगे। ठोस, द्रव और गैस। बहना किसका कार्य है? कभी ठोस बह सकता है क्या? बिल्कुल नहीं, ठोस नहीं बह सकता है। द्रव बह सकता है और गैस बह सकती है। आकार, ठोस का आकार निश्चित रहता है। जैसे आपका किताब हो गया, एक मिट्टी हो गया, रेत हो गया या फिर एक ईंट हो गया, उसका आकार चेंज नहीं होता स्वतः, है ना। यदि आप तोड़ देंगे तो अलग बात है, लेकिन वो स्वतः उसका आकार चेंज नहीं होता। लेकिन द्रव का आकार स्वतः ही चेंज होता है बर्तन के अनुसार से, और गैस का भी। स्थान घेरती है तो द्रव भी स्थान घेरती है। ठोस, द्रव, गैस, ये तीनों स्थान घेरती है। हमने एक्सपेरिमेंट देखा है। भार तीनों में होता है, ठोस, द्रव, गैस। सभी पदार्थों का भार होता है, वे स्थान घेरते हैं, ठीक है, हमने ये सीखा। ऐसे पदार्थ जो स्थान घेरते हैं, जिनका निश्चित आकार तथा भार होता है, ठोस कहलाते हैं। ठोस बहते नहीं है ना, जिसका आकार निश्चित होता है, ठोस कहलाते हैं। वे पदार्थ जो स्थान घेरते हैं वे स्थान घेरते हैं और भार भी होता है लेकिन निश्चित आकार नहीं है, द्रव कहलाता है। ऐसे पदार्थ जो निश्चित स्थान नहीं घेरते, देखिए आपके जो गैस निश्चित स्थान नहीं घेरते, जिसका आकार निश्चित नहीं होता परंतु भार होता है, ये गैस कहलाती है।
अब कुछ और चीजें देखते हैं पदार्थ के गुण के बारे में, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं पदार्थ की प्रकृति या फिर पदार्थ का गुण। क्या पदार्थों की अवस्थाएं बदल जाती है? अवस्थाएं का मतलब है, इस पर आप चर्चा कीजिए, बाकी ऊपर तो आपको पता ही होगा, है ना, इस पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, इस पर हम क्या करेंगे, इस पर हम चर्चा करेंगे इस वाले लाइन पर, बाकी तो आपको पता ही होगा, लेकिन जो पता है वो आपको फिलहाल मैं नहीं बता रहा हूँ क्योंकि इसमें समय का बर्बादी होगा। ठीक है, लेकिन पढ़ना जरूरी है, याद रखिएगा। किसी भी बर्फ को यदि हम गर्म करते हैं तब वो पानी बन जाएगा, है ना, मतलब बर्फ का यदि टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए तो पानी बन जाता है। फ्रिज से आप बर्फ निकाल के बाहर रख लीजिए, 5 मिनट बाद वो गायब हो जाएगा, पानी बन जाएगा। पानी को और गर्म करेंगे तो भाप हो जाएगा, जैसे पतीला उबलने लगेगा, है ना, पतीले में यदि पानी उबलने लगेगा तो भाप बन जाएगा। ठीक है, यदि उसी भाप को वापस ठंडा कर दिया जाए तो वो द्रव बनेगा, है ना। आगे इसका एक्सपेरिमेंट देखेंगे एक आध। उसके बाद यदि हम उस द्रव को और ठंडा कर दिए फ्रिज पर, तब क्या होगा, वो ठोस रूप धारण कर लेगा। अब ये वाला किसको पता होगा, देखिए ये तो सबको पता है कि बर्फ में जैसी बर्फ को घर से बाहर, सॉरी फ्रिज के बाहर निकाले तो पानी बन गया, पानी को जैसे गर्म करें तो भाप बन गया। अब ये वाला रिवर्स वाला अच्छे से याद कीजिए, भाप को यदि ठंडा करेंगे द्रव बनता है। याद रखिए, जब भी आप खाना बनाते हो तो जिस पर खाना बनाते हो उसको ढक्कन ढकते हो, जो भाप है खाना बनते समय या फिर जब गर्म रहती है तो उस ढक्कन पे जाके भाप टकराती है, और जब ढक्कन ठंडा होती है तो वही भाप पानी बन जाती है, अर्थात वो ठंडा होने पर द्रव हो जाता है, और ठंडा करेंगे तो वो ठोस बन जाता है। ठीक है, यही इसमें बताई जा रही है कि साधारणतः कोई पदार्थ किसी एक ही अवस्था में रहता है, जैसे लोहा, ठोस, पानी, द्रव, गैसीय, परंतु पदार्थ हमेशा एक ही अवस्था में रहे आवश्यक भी नहीं है। ताप परिवर्तित करके पदार्थ की अवस्था बदली जा सकती है, जैसे साधारण ताप पर पानी द्रव अवस्था में रहता है, अधिक ठंडा कर दिए तो बर्फ बदल जाता है, तो वो ठोस अवस्था में बदल जाती है, ठोस द्रव गैस में बदलती रहती है। अब देखते हैं, जैसे ये मोमबत्ती को देखिए, एक मोमबत्ती का हम आपको उदाहरण बताते हैं। एक क्रियाकलाप कीजिए, एक मोमबत्ती को लीजिए, ठीक है, ले लिए भाई एक मोमबत्ती, कुछ समय पश्चात मोमबत्ती को बुझा दे। ठीक है, पहले एक मोमबत्ती लीजिए और जलाइए और उसको बुझा दीजिए। अब आप देखेंगे कि मोमबत्ती से ही सफेद धुआं उठने लगता है। देखिए सफेद धुआं उठ रहा है मोमबत्ती से, ये उठ रहा है। इस धुएं के पास यदि जलती हुई तीली को, है ना, माचिस की जलती तीली को ले जाएंगे तो ये मोम वापस जलने लग जाती है। इससे क्या साबित होता है, ये स्पष्ट होता है कि मोम के बुझते ही जो सफेद धुएं के लकीर ऊपर उठती है वह मोम की ही है। यदि मोम नहीं होता तो वो नहीं जलता। मान लेते हैं यदि कोई और धूल होता, धूल गैस होता, तो ये जलता ही नहीं, क्योंकि इसकी प्रकृति अभी भी वही है जो इस मोम की जलने के समय थी, जलने से पहले थी और बुझने के बाद थी। तो मोम की जो प्रकृति है सेम थी, इसलिए जैसे हमने जलती हुई तीली को उस धुएं के पास मतलब मोमबत्ती के धुएं के पास ले जाए तो मोमबत्ती वापस जलने लगे, है ना। इस प्रकार हमने देखा कि मोम, ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्था में पाई जाती है। ठीक है, मोम, ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्था में पाई जाती है। ठोस कैसे कहा, जैसे ये तो जैव कहते हैं ठोस है। अब ये नीचे गल, देखिए नीचे ना गल गल के निकल रहा है ना, तो ये क्या हो गया, ये हमारे द्रव रूप में हो गया, और धुएं के रूप में भी होता है, ये हमारे धुएं के। अगला हम कुछ गुण के बारे में बात करेंगे। पदार्थों के कुछ महत्वपूर्ण गुण होते हैं, किसी पदार्थ का उपयोग उसके गुण के आधार पर किया जाता है। अब पहला गुण हम इसमें देखेंगे, जल में विलेयता, मतलब घुलनशील। वैसे पदार्थ जो जल में घुल जाते हैं, इस कार्य को हम घुलनशीलता कहते हैं। प्रकृति में जल अधिक मात्रा में पाया जाने वाला है, इसका उपयोग हम पीने, कपड़ा धोने और भोजन पकाने के लिए करते हैं। अब इसमें क्रियाकलाप कीजिए, कांच के 4 गिलास लीजिए, उसमें चम्मच, शक्कर और नमक चीक आपको पढ़ना है। कांच के 4 गिलास लीजिए, प्रत्येक को 3/4 जल से भर दीजिए। इन तीनों गिलास में आपको क्या डालना है, शक्कर डालना है, रेत डालना है, नमक डालना है, चौक का चूर्ण डालना है। अब इसे थोड़ा देर बाद देख ले, 5 मिनट देखने के बाद आपको पता चलेगा कि रेत नहीं भीगा है या फिर रेत उस जल में नहीं मिला है, बाकी शक्कर, नमक और चौक चूर्ण वो सब उसमें जाके मिल गया है, घुल गया है। अब 2 चीजें पर ध्यान से रखिए, प्रश्न में याद पूछने लायक है। किसी द्रव में घुले पदार्थ को हम विलेय कहते हैं, जिस द्रव में घुलता है उसको हम विलायक कहते हैं। अब मैं एक गिलास बना रहा हूँ, ये देखिए, एक गिलास को मैंने पानी से भर दिया, इस गिलास को मैंने पानी से भर दिया, ठीक है, पानी से भर दिया। अब इस गिलास में मैं कुछ शक्कर के टुकड़े डालूंगा, ठीक है। ये छोटा टुकड़ा क्या कहलाएगा, ये छोटा टुकड़ा कहता है हमारा विलेय कहलाता है, ठीक है। किसी द्रव में घुले पदार्थ को विलेय, ठीक है, जो घुलता है वो विलेय है।
और जो घुलता है वो विलायक है। प्रश्न में पूछने लायक है, याद रखिएगा, है ना। जो घुलता है वो विलेय है और जो घोलता है वो विलायक है। स्पष्ट याद रखिएगा, जो अधिक मात्रा में होगा, है ना, जो अधिक मात्रा में होगा वो विलायक होगा और जो कम मात्रा में होगा वो विलेय होगा। जैसे पानी और शक्कर, यदि आप शरबत बनाने की कोशिश करेंगे तो 1 गिलास पानी लेंगे, क्या 1 गिलास शक्कर लेंगे? बिल्कुल नहीं। 2 चम्मच शक्कर, 3 चम्मच शक्कर। लेकिन 1 गिलास पानी ज्यादा है कि 3 चम्मच शक्कर ज्यादा है? 1 गिलास पानी ज्यादा है। तो जो ज्यादा चीज है, दो में से जो ज्यादा चीज उपयोग हो रहा है वो विलायक है और विलायक घुलता है और जो कम मात्रा में वही घुलता है। सीधी सी बात है, जो ज्यादा होगा, है ना, वो कम वाले को अपने आप में समा लेता है, कम वाला अधिक वाले को नहीं समा सकता। विलेय के विलायक में घुलने से बने मिश्रण को हम विलयन, अब देखिए, अब इसको हम कहेंगे विलयन। क्या कहेंगे? विलयन। विलयन के लिए क्या क्या चाहिए? एक विलेय होना चाहिए जो जाके घुल जाए, एक विलायक होना चाहिए ताकि उसको घोल सके, और उसके बाद मिलने के बाद उस पदार्थ जो नए चीज बनेगा उसको हम बोलते हैं विलयन। नई चीज बनेगा उसको हम क्या कहेंगे? नई चीज बनेगा उसको हम विलयन कहेंगे। ठीक है, अब कुछ अगला क्रियाकलाप देखते हैं। एक चुंबक, लोहे की कील, लकड़ी की तीली, प्लास्टिक का बटन, आलपिन और अन्य वस्तु लीजिए। लोहे की कील, प्लास्टिक के बटन, लकड़ी की तीली, आलपिन को लेकर एक कागज में फैला दीजिए। इन फैले पदार्थों के बाद चुंबक को धीरे धीरे घुमाइए। यह क्रियाकलाप आपको क्या देखने को मिलते हैं? हम देखते हैं कि लोहे से जो बनी वस्तुएं हैं चुंबक को आकर्षित करती है या चुंबक की ओर आकर्षित हो जाती है, इसलिए लोहे को हम चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। याद रखिएगा, क्यों कहा हमने लोहे को चुंबकीय पदार्थ? क्योंकि ये चुंबक के प्रति आकर्षित होती है। लोहे के अलावा निकिल है, कोबाल्ट है, ये सब धातुएं जो चुंबकीय पदार्थ होते हैं। निकिल तथा कोबाल्ट से बने सिक्कों से आप देखेंगे कि ये जो धातु के होते हैं और ये जो है खिंचते हैं। अब हम प्लास्टिक के बारे में चर्चा करेंगे। प्लास्टिक, लकड़ी, ये हमारे चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होते। ऐसे पदार्थ को अचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। एक लाइन में जानिए, यदि कोई पदार्थ चुंबक के प्रति आकर्षित हो गया या फिर चुंबक में जाके चिपक गया, वो चुंबकीय है। जो चुंबक से नहीं चिपका वो अचुंबकीय पदार्थ है। ठीक है, अब पारदर्शिता एक गुण होता है पदार्थ को, उस पर हम चर्चा करें। पदार्थ पारदर्शिता, है ना। इसके लिए हम कुछ और एक्सपेरिमेंट करते हैं। अपनी पुस्तक में लिखे शब्दों पर क्रमशः कांच के गिलास रखिए, है ना, पानी से भरा गिलास रखिए, पत्थर रखिए, तेल से लगा सफेद कागज रखिए और देखने की कोशिश कीजिए, है ना। पुस्तक के ऊपर जो लिखा है उसको ऐसे कांच के गिलास रखिए और देखिए आपके कांच के गिलास में से आपके शब्द दिख जाएंगे। पानी से भरा हुआ गिलास रखेंगे तो शब्द दिखेंगे लेकिन थोड़ा धुंधला दिखेगा। पत्थर रखेंगे तो कुछ नहीं दिखने वाला है। तेल लगा सफेद कागज रखेंगे तो हल्का आपको दिखाई देगा। ठीक है, अब इससे क्या साबित होता है? तो ऐसे पदार्थ जिस पर आप आर पार देख सकते हैं, जिसको हम पारदर्शी कहते हैं। यहाँ गिलास का पार पार देख सकते हो, पारदर्शी, उसको कांच कहेंगे। ऐसे पदार्थ जिसे आर पार नहीं देखा जा सकता अपारदर्शी कहा जाते हैं, अर्थात पत्थर, लकड़ी, दीवार, इसके आप आर पार नहीं देख सकते। वे पदार्थ जिनके आर पास थोड़ा धुंधला दिखाई देता है, दिखेगा लेकिन धुंधला दिखाई देगा, साफ नहीं दिखाई देगा, उसको हम अल्प पारदर्शी या फिर अपारदर्शी कहते हैं। तेल लगा कागज, घिसा हुआ कांच, ये सब चीजें हैं, आपको नए नए गुणों को बताता है। ठीक है, अब एक पारदर्शी ठोस और अपारदर्शी द्रव का नाम। पारदर्शी ठोस आपका हो जाएगा कांच, ठीक है, और एक पारदर्शी द्रव का नाम बताएंगे तो पानी को लिख लीजिए। पानी, साफ पानी, है ना, गंदे पानी नहीं, साफ पानी, या फिर यहाँ पे पारा भी लिख सकते हैं, पारा। पारदर्शी अपारदर्शी में अंतर ये तो आपको पता है, अभी हम बताए हैं कि पारदर्शी इसके आर पार देख सकते हैं, अपारदर्शी जिसमें आप आर पार नहीं देख सकते हैं, अल्प पारदर्शी मतलब थोड़ा बहुत दिख सकता है, धुंधला। ठीक है, अब देखिए, नीले तथा जल के समान के रूप में वितरित यह आपके जल में विलेय है, याद रखिएगा ना, जल में ये विलेय है। तेल तथा जल मिलाए जाने पर दोनों अलग अलग परतें बनती है ना, तो तेल और जल आपस में नहीं मिलते। ये हमारा, सॉरी मैं गलत लगा दिया था, ये पहला विलेय है और मैं लिखे देता हूँ, है ना, ये विलेय होगा और ये अविलेय होगा। ठीक है, कोयला जल में अविलेय है, ठीक है, कोयला जल में अविलेय है, या फिर इसको हम अमिश्रणी बोल लिख देते हैं, विलेय ने लिख के हम अमिश्रणी लिख देते हैं, अमिश्रणी है। और संतरे का जल में विलेय है। चलिए, अब हम एक और प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे जिसको हम कहते हैं चालकता। चालकता दो प्रकार की होती है, एक ऊष्मा की चालकता, दूसरा बिजली की चालकता। हम यहाँ ऊष्मा की चालकता के बारे में बात करेंगे।
अब ना आप जैसे कि अपने घर में रहते हैं तो कुछ धातु के बर्तन देखिए ना, चूल्हा और जो है आपके कुकर के हैंडल, वो काले कलर के कुछ चीजें रहती है इसमें ना, प्लास्टिक टाइप का। वो वास्तव में प्लास्टिक नहीं है, बेकेलाइट है ना, प्लास्टिक का एक रूप, ब्लैक बेकेलाइट। इसको क्यों लगाया जाता है? ताकि आपके कुकर का हैंडल गर्म ना रहे, और यदि क्योंकि गर्म रहेगा तो आप उसको नहीं उतार पाओगे गैस से। आपके हाथ को जलने से बचाने के लिए उसको लगाया जाता है। इसका मतलब उसमें उष्मा का संचालन नहीं होता। ऐसी चीजें जिसमें उष्मा का संचालन नहीं होता वो उष्मा का कुचालक होता है। अब इसको जानने के लिए आप चाहो तो एक्सपेरिमेंट के लीजिए। एक खौलता हुआ बर्तन लीजिए, उसमें एक चम्मच लीजिए और एक लकड़ी लीजिए। चम्मच धीरे धीरे गर्म होने लगेगा, यदि आप चाहो अगर टच करोगे तो आपका हाथ जलेगा। लकड़ी कभी भी गर्म नहीं होगा, आपका हाथ इसमें नहीं जलेगा। ठीक है, तो ये जो चम्मच है आपके उष्मा का चालक है, और जो लकड़ी है वो कुचालक है। ठीक है, लकड़ी एक कुचालक है। अब ये देखिए, वायु जो है उष्मा का कुचालक है, याद रखिएगा, वायु जो है उष्मा का कुचालक है। कैसे पता चला? सर्दी में एक के ऊपर एक दूसरा कपड़ा पहनते हैं, है ना, अपने आप को गर्म रखते हैं। कपड़ों के परतों के बीच हवा कुचालक का काम करती है, इसलिए हमको शरीर को बाहर की गर्मी या फिर अंदर की ठंडी उसमें ट्रांसफर नहीं होती। याद रखिएगा, वायु जो है उष्मा का कुचालक है, सुचालक नहीं है। ठीक है, अब विद्युत की चालकता पढ़ेंगे। विद्युत चालक मतलब वैसे चीजें जिससे करंट पास हो जाती है ना। आपके प्लास्टिक कवर, अपने प्लास्टिक का तार देखेंगे घर में, वायर, उसके बाहर प्लास्टिक लगे रहते हैं, अंदर धातु की तारें होती है। ठीक है, तो जो प्लास्टिक है वो विद्युत का चालक नहीं है। जो तांबे की या फिर एल्युमिनियम की या फिर स्टील की जो तारें होती हैं वो विद्युत का चालक कहलाती है। तो आज का क्लास हम यही खत्म करते हैं। आज का हमने क्या सीखा? पदार्थ की प्रकृति। याद रखिएगा ये बहुत बेसिक क्लास है, यहाँ से प्रश्न बहुत लोग अगर पढ़ना चाहेंगे कि हम लोग नहीं पढ़ेंगे, तो चाहे आप बेशक मत पढ़िए, लेकिन एक छोटी छोटी बातें यदि आपको एग्जाम में पूछ लिया जाए और आप नहीं बता पाए तो आपको पछताना ना पड़े। ठीक है, बेशक यहाँ से आपके क्वेश्चन कम बनेंगे लेकिन आपका बेस स्ट्रांग हो जाएगा। इसीलिए लोग बोलते हैं कि स्टार्टिंग से पढ़ना चाहिए। ठीक है, इसके बाद हम क्या पढ़ाने वाले आपको पहले ही बता चुके हैं। अभी हम क्लास 6 से लेके 10 तक छत्तीसगढ़ का पढ़ाने वाले हैं। उसके बाद क्लास 6 से लेके 10 तक, है ना, हम एनसीईआरटी करेंगे। एनसीईआरटी पूरा होने के बाद स्पेशल फिजिक्स चलेगा, केमिस्ट्री चलेगा, बायो चलेगा। क्योंकि हमारे पास समय बहुत है इसलिए हम बहुत आराम आराम से पढ़ा रहे हैं और अधिक पढ़ा रहे हैं। ठीक है, ये सब खत्म होने के बाद कम से कम 1500 से 2000 एमसीक्यू, वैसे एमसीक्यू जो एग्जाम में पूछे गए हैं पिछले कुछ सालों में, उसको हम कंप्लीट करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पर नए हैं तो चैनल वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, और सॉरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।